बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है मार्केट एफिशिएंसी। तो मार्केट एफिशिएंसी बेसिकली जो है वो इस तरीके से मेजर की जाती है कि जब मार्केट का जो आउटकम होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मार्केट के आउटकम का मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि मार्केट में जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बेस्ट हो रही है और उस तरीके से जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बेनिफिट है वो ज़्यादा है। Consumer surplus and producer surplus may be used to address the following question. Is the allocation of resources determined by free market in any desirable way? तो मार्केट जब एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मार्केट मैक्सिमम आउटपुट जो है वो दे रही है। मार्केट में ट्रेडिंग बेहतर हो रही है, मार्केट में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का मैक्सिमम बेनिफिट है और मार्केट की जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बेस्ट वे में हो रही है। क्योंकि जब आपकी मार्केट की इक्विलिब्रियम मार्केट से आता है और इक्विलिब्रियम में मार्केट की इक्विलिब्रियम से प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन होती है, तो मार्केट का आउटकम जो है वो बेहतर होता है और उस केस में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ट होती है। और यहाँ पे अगर क्योंकि हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, तो कंज्यूमर सरप्लस हमने कहा था वैल्यूज टू बायर्स माइनस अमाउंट पेड बाय बायर्स, और प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने ये कहा था कि सेलर जो प्राइस रिसीव करते हैं वो माइनस सेलर्स कास्ट, जो भी अमाउंट बचेगी वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो जब हम टोटल सरप्लस की बात करते हैं, टोटल बेनिफिट की बात करते हैं कि जब ये टोटल बेनिफिट मैक्सिमम होता है तो मार्केट जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है, मार्केट बेहतर होती है। तो टोटल सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, या फिर इस तरह से मेजर किया जा सकता है कि बायर जो वैल्यू पे कर रहे हैं वो माइनस सेलर्स की जो कास्ट है। तो एफिशिएंसी को अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो बेसिकली एफिशिएंसी ये भी होती है कि कम इनपुट को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट गेन करना। तो या हम ये भी कहते हैं कि आपका इस तरीके से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना कि आपका जो टोटल सरप्लस है वो मैक्सिमम हो। Efficiency is the property of a resource allocation of maximizing the total surplus received by all the members of the market या of the society, कि जितने भी लोग हैं उस मार्केट में, इकोनॉमी में, वो सारे के सारे अगर ये रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम ये बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये एफिशिएंसी यहाँ पे है। In addition to market efficiency, a social planner might also care about equity. अच्छा, जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसके साथ ही बेसिकली एफिशिएंसी और इक्विटी में जो है वो ट्रेड ऑफ है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब मार्केट में एफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में इक्विटी भी हो, क्योंकि इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो या वेलबींग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द फेयरनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलबींग अमंग द वेरियस बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इक्विटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब मार्केट की एफिशिएंसी होगी तो बेसिकली मार्केट एफिशिएंट इस तरीके से होती है कि वो सबको बेनिफिट दे रही होती है। बायर्स को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, सेलर्स को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होता है। तो अगर हम इसी कर्व को देखें, एक तरफ कंज्यूमर सरप्लस है और साथ ही उसके जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस दिया हुआ है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिमांड कर्व के साथ है, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो सप्लाई कर्व के साथ है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये एक कंज्यूमर सरप्लस, ये ऊपर जो है कंज्यूमर सरप्लस है डिमांड कर्व के साथ, और ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब ये इस मार्केट में टैक्सेस वगैरह नहीं है, मार्केट एफिशिएंट है, इक्विलिब्रियम कंपेरेटिव मार्केट है। तो इसमें मार्केट का जो आउटकम होता है वो बेस्ट होता है और मार्केट एफिशिएंट होती है। और अगर मार्केट की एफिशिएंसी को हम देखें तो उसमें तीन मेन हमारे जो है वो कंसर्न्स होते हैं आउटकम के रेफरेंस से। फ्री मार्केट्स एलोकेट द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द बायर्स। जो फ्री मार्केट है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट का इक्विलिब्रियम आता है, उसमें जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है सप्लायर की तरफ से वो उनको होती है जो उनकी प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी कि जो बायर उनको ज़्यादा पे कर रहे हैं, जिनकी विलिंगनेस टू पे हाई है, ये उनको प्रोडक्ट अपनी दे रहे हैं। उसके बाद फ्री मार्केट एलोकेट द डिमांड फॉर गुड्स टू द सेलर्स who can produce them at least cost। और उसके बाद ये है कि फ्री मार्केट का एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो गुड्स की डिमांड है जो सेलर्स पूरी कर रहे हैं, तो वो सेलर पूरी करता है बेसिकली जिसकी कास्ट कम से कम होती है, तो उसको प्रेफर किया जाता है।
और बेनिफिट भी उसी को ज़्यादा मिलता है कि क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उतना ही बेनिफिट ज़्यादा होगा। फ्री मार्केट प्रोड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूस अ सरप्लस। और फ्री मार्केट जो है वो उस लेवल पे ट्रेडिंग करती है, उस लेवल पे क्वांटिटी जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस हो रही होती है या उसकी सेल परचेज होती है, जिस पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो सरप्लस होता है वो मैक्सिमम होता है, या दोनों का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर ये इस डिमांड और सप्लाई कर्व को देखें, ये जो हम कास्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर ये ज़ीरो के बाद हम देखें कि जो सप्लाई कर्व है कास्ट सेलर्स की ये है, और यहाँ पे डिमांड जो है वो देखें ज़्यादा है, बायर जो वैल्यू दे रहे हैं वो ज़्यादा है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है कि साथ साथ ये वैल्यू बायर्स की तरफ से कम हो रही है और सेलर जो है वो सप्लाई को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है, या उसकी जो कास्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट का इक्विलिब्रियम आएगा, कि जो मैंने बात की वैल्यू टू बायर्स इज ग्रेटर द कास्ट टू सेलर्स, के यहाँ जहाँ पे बायर जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं उनकी कास्ट से, लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद हम देखें तो वो लॉस है, वहाँ पे बायर्स कम पे करेंगे और सेलर की कास्ट ज़्यादा आएगी, वैल्यू टू बायर्स इज लेस देन द कास्ट टू सेलर्स। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो है वो ठीक नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले जो है वो फिर भी मुनासिब है, लेकिन मार्केट जो है वो अल्टीमेटली अपने उस मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम पे चली जाती है। उसके बाद है because the equilibrium outcome is an efficient allocation of resources, the social planner can leave the market outcome। अब ये भी है कि जब हम ये कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट को या थर्ड पार्टी को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहती। दिस पॉलिसी ऑफ लिविंग वेल इनफ ऑल अलोंग गोज बाय द फ्रेंच एक्सप्रेशन लेसिस फेयर इकोनॉमी। अच्छा, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लेसिस फेयर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी को फ्रीली छोड़ दिया जाए, मार्केट को फ्रीली छोड़ दिया, वो खुद ही अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डिमांड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम में आएगी। तो ये वो केस है जिसमें मार्केट खुद ही इक्विलिब्रियम में आती है और मार्केट में दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, बायर्स और सेलर्स, उनका बेनिफिट मैक्सिमम होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट में कोई मार्केट पावर है, अगर सपोज मार्केट पावर का मतलब ये होता है कि प्राइस को चेंज करने का या उसको इन्फ्लुएंस करने का, या मार्केट की गुड्स डिमांड या सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने, स्पेशली सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का अगर किसी के पास इख्तियार होता है तो उसको हम कहते हैं कि बेसिकली उसके पास मार्केट पावर है। इफ अ मार्केट सिस्टम इज नॉट परफेक्टली कंपेटिटिव, और ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये परफेक्ट कंपटीशन था, अगर मार्केट में कंपेटिटिव नहीं होता तो मार्केट पावर जो है वो, उससे क्या होगा, उससे फिर प्राइसेस को वो चेंज कर सकते हैं, मोनोपोली पावर है या मार्केट में ओलिगोपोली है, इस तरह की वो है, तो मार्केट का जो आउटकम है वो एफिशिएंट नहीं रहेगा, और मार्केट की जो क्वांटिटी है वो उस डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से नहीं आएगी, ना ही उससे प्राइस डिटरमिन होगी, तो ये उससे प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये दो बेसिकली इश्यूज थे, एक मार्केट पावर का और दूसरे नंबर पे इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज के केस में भी यही होता है कि जो बायर्स और सेलर्स का जो बेनिफिट होता है वो बेसिकली डिक्लाइन कर रहा होता है। तो अगर एक्सटर्नैलिटीज को इनकॉर्पोरेट ना किया जाए तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो एक्सटर्नैलिटीज क्रिएटेड व्हेन अ मार्केट आउटकम अफेक्ट्स इंडिविजुअल अदर देन बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। तो एक्सटर्नैलिटीज बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि एक्सटर्नैलिटीज जो है वो बेसिकली एक थर्ड एक डिसीजन मेकिंग है किसी भी पर्सन का, जो दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर रहा होता है। एक्सटर्नैलिटीज कॉज वेलफेयर इन अ मार्केट टू डिपेंड on more than just the value to buyers and the cost to the sellers। तो एक्सटर्नैलिटी से ये होता है कि कास्ट इंक्रीज हो जाती है, उससे मार्केट में जो है वो सेम उस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं जो मार्केट पावर की वजह से जो आ रहे थे। When buyers and sellers do not take externalities into account when declining how much to consume and to produce, the equilibrium in the market can be inefficient। तो इन दोनों केसेस में मार्केट का जो आउटकम होता है वो एफिशिएंट नहीं रहता, ना ही मार्केट पावर के केस में और ना ही एक्सटर्नैलिटीज के केस में। तो इन दोनों केसेस में फिर ये होता है कि अब मार्केट कोई कंपेटिटिव नहीं रही प्रॉपरली, तो इस इन केसेस में फिर जो सोशल प्लानर्स हैं या गवर्नमेंट है उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है। तो यहाँ हमने दो बातें की हैं। An allocation of resources that maximizes the sum of consumers and producer surplus is said to be efficient। Number two, हमने कहा policy makers are often concerned with the efficiency as well as the equity of economic outcomes।
तो नंबर वन ये है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमम हो, जिसके थ्रू मैक्सिमम बेनिफिट मिले प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को, मार्केट एफिशिएंट होती है। और तीसरा जो इसमें ये है कि मार्केट में जो इक्विटी है वो इक्विटी विद रेफरेंस टू आउटकम या विद रेफरेंस टू बेनिफिट है ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट था द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मार्केट का इक्विलिब्रियम जो होता है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमम करते हैं। और अगर मार्केट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एफिशिएंटली नहीं कर रही होती तो वो मार्केट फेलियर है, और वो मार्केट फेलियर जो है उनको आइडेंटिफाई किया है मार्केट पावर और एक्सटर्नलिटीज के थ्रू।